हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ईज़। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस चैप्टर के ना हमें दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे एक एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की होती है, उसके बारे में स्टोरी दे रखी है। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान दे रखा है। तो हम लोग आज फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो इस जो फर्स्ट पार्ट में जो स्टोरी है पूरी, ये रियल लाइफ स्टोरी है एक लड़की की, एवलिन ग्लेनी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग डिटरमिन्ड म्यूजिशियन होती है। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो इसके ऑथर हैं। ठीक है ना, इसकी जो ऑथर हैं जिनका नाम है डेबोरा काउली, वो क्या करती है ना, उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो ये ओवरऑल जो स्टोरी है ना, ये एवलिन ग्लेनी जो है उनके इंटरव्यू की स्टोरी है। जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा, बात हुई, और जो भी उन्होंने, जो ऑथर है, उन्होंने फील किया उनसे बात करके, उसके बारे में पूरी की पूरी स्टोरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इस स्टोरी से ना हमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हर्डल्स आएंगे, हिंड्रेंसेस आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ना करें। कभी भी हमें ऐसा फील हो कि हाँ हम ये नहीं कर सकते, हमारे अंदर कुछ कमी आए, तो उस पर हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, ना कि गिव अप करना चाहिए। ऐसा बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज भी हमें उनकी स्टोरी से मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड से, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, God may have taken her hearing, but he has given her back समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो गॉड है ना, भगवान जी, उन्होंने क्या किया है, एवलिन ग्लेनी जो है उनकी ना हियरिंग कैपेसिटी, हियरिंग पावर को छीन लिया है। मतलब कि उनको ना वो सुन नहीं पाती हैं। हालांकि वो बचपन से ऐसी नहीं है, लेकिन धीमे धीमे करके ऐसा उनके साथ कुछ हो गया है कि वो सुन नहीं पाती हैं। ठीक है ना, बट कुछ ऐसा सा उन्हें गिव किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें दिया है। वॉट वी हियर, जो कि हम सुनते हैं, शी फील्स, वो फील कर सकती हैं फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस। मतलब जो हम सुनते हैं ना, वो फील कर सकती हैं, इतना डीपली फील कर सकती हैं जो कि हम कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए वो अपना जो म्यूज़िक है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है ना। Read the following account of person who fought against physical disability and made her life successful story। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक ना थोड़ी फिजिकली डिसेबल है, क्योंकि वो सुन नहीं पाती हैं, डेफ है। ठीक है ना, लेकिन ना उन्होंने अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आजकल हम सबको मोटिवेट करता है, सबको मोटिवेट करता है कि हाँ वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है ना, आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। रश आर क्राउड जोशल फॉर पोजीशन इन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म है, जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है। जोशल मीन्स पुश रफली, लोग एक दूसरे को रफली पुश कर रहे हैं। ठीक है ना, अक्सर हम लोग देखते भी हैं कि हाँ ट्रेन प्लेटफॉर्म वगैरह पे क्राउड वगैरह होता है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। ठीक है ना, तो एक लड़की, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, मतलब बहुत क्यूट सी स्मॉल थिन लड़की ना, जो कि 17 साल से थोड़ी यंगर ही लग रही है। ठीक है ना, वो थोड़ी सी नर्वस है और एक्साइटेड भी है। क्यों, एस सी फील द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो वहाँ पे फील कर रही है, उस टाइम पे वो फील कर रही है, क्या फील कर रही है, ट्रेन के वहाँ आने की वाइब्रेशंस को अपने पैरों के थ्रू। जैसे कि हम हमेशा प्लेटफॉर्म वगैरह पे कभी भी खड़े होते हैं तो हमको वाइब्रेशन भी फील होती है। ठीक है, हम सुन सकते हैं बट वाइब्रेशंस भी फील करते हैं। तो वो 17 साल से थोड़ी यंग लगने वाली लड़की ऐसी वाइब्रेशंस को फील कर रही है। वो कैसी दिख रही है, नर्वस दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी दिख रही है। कौन है, एवलिन ग्लेनी ही है ये। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे इन प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डाउटिंग इनफ फॉर टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। ठीक है ना, तो ये उनका क्या है, फर्स्ट डे है, कहाँ पे, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि एक लंदन में है। बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अकेडमी का जो नाम है वो है प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी है, वो कहाँ पे है, वो लंदन में है। ठीक है ना, उनका वहाँ पे फर्स्ट डे है जहाँ पे कि वो जा रही हैं। अब वो डाउटिंग इनफ मीन्स थोड़ी सी डरी हुई हैं, क्योंकि किसी भी टीनेजर के लिए ना ये नॉर्मल सी बात है, जो कि स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करता है, क्योंकि वो रॉयल अकेडमी है। वहाँ पे उन्होंने ऐसा माहौल नहीं देखा है। वो एक स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करती हैं, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं, जहाँ पे कितना रॉयल वातावरण माहौल नहीं है। ठीक है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ना ये डर का सा भी माहौल है, एक्साइटेड भी हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह जा रही हैं, और थोड़ी नर्वस भी हैं। बट दिस एस्पायरिंग
म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रफाउडली डेफ। अब उनके ना डरने का सिर्फ एक यही कारण नहीं है, ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, मतलब कि ये जो लड़की म्यूजिशियन बनना चाहती है, इसके डर का सिर्फ एक यही कारण नहीं है कि वो ना ऐसी जगह पे जा रही हैं, कुछ नई जगह पे जा रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो अपनी लाइफ में फेस कर रही हैं वो ये प्रफाउंडली डेफ। मतलब कि ये ना पूरी तरह से सुन नहीं सकती हैं, मतलब इनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल नहीं है, ये सुन नहीं सकती हैं चीज़ों को, तो ये इनके सामने इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ही चैलेंज है, ठीक है ना। आइए हम आगे देखते हैं। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब एवलिन ग्लैनी ना बचपन से ऐसी नहीं है, उन्होंने अपना जो सुनने की कैपेसिटी है उनको धीरे धीरे ना खोया है। कैसे? हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। मतलब उनकी मम्मा जो है ना, एवलिन ग्लैनी की जो मम्मा है ना, वो कहती हैं कि ना उनको ना कुछ ऐसा सा नोटिस किया था उन्होंने कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है, जब उनकी 8 साल की बेटी एवलिन जो इंतज़ार कर रही थी, किसका इंतज़ार कर रही थी? पियानो बजाने का, ठीक है ना। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड से इजेबेल ग्लैनी। तो इजेबेल ग्लैनी जो है वो उसकी मम्मा है, किसकी? एवलिन ग्लैनी की जो है मम्मा है। वो कहती हैं कि जब 8 साल की मेरी ये बेटी थी तो मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। क्यों? जब वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी, कौन? उनकी बेटी एवलिन ग्लैनी वेट कर रही थी, तो उनको ना उनकी मम्मा ने आवाज़ दी थी उनके नेम से, लेकिन वो बिल्कुल हिली नहीं, मतलब उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि किसी ने उनको आवाज़ दी है, मतलब वो हिली नहीं अपनी जगह से। तो ना उसकी मम्मा को फिर ऐसा सा रियलाइज़ हुआ कि हाँ उन्होंने सुना नहीं है और उनको सुनने में कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, मतलब थोड़े टाइम तक एवलिन जो है ना क्या करती हैं, जब अब बच्चा है वो, ठीक है ना, वो क्या करती हैं कि अपनी जो डेफनेस है, मतलब अपना जो ये सुन वो नहीं सुन पाती हैं, इस बात को ना अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड से छिपाने की कोशिश करती हैं, जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे। बट बाय द टाइम देखते हैं हम। But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take to her स्पेशलिस्ट। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, 11 ईयर ओल्ड हुई, 11 साल की हुई, तो उनके जो मार्क्स हैं ना उस टाइम पे ना बहुत ख़राब होने लगे, पढ़ाई में उनका जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ख़राब होने लगा। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, जो वहाँ पे हेड मास्टर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने क्या किया कि उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की, ठीक है ना, कि इनको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाओ कि इनके साथ क्या दिक्कत आ रही है, ये क्यों इस तरह से होती जा रही हैं, ठीक है ना। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो उसमें उनको क्या पता चलता है कि उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है ना वो धीमे धीमे करके ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उनकी जो एक नर्व है, ग्रेजुअल नर्व है, वो डैमेज करती जा रही है ग्रेजुअली, धीमे धीमे करके उनकी जो नर्व है जो सुनने के लिए मतलब हेल्पफुल होती है हमारे कानों में, वो डैमेज करती जा रही है। और दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड एंड सेंड टू अ स्कूल ऑफ डेफ। और वो क्या एडवाइस करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको क्या एडवाइस करते हैं कि उनको ना हियरिंग एड, जो कान में लगाने वाली एक मशीन है जिससे कि ये सुन पाएँ, जो इनको सुनने में हेल्प कर पाए, इनको वो फिट करी जाएगी, और सेंड टू स्कूल फॉर अ डेफ। और इनको इनको कहाँ भेजा जाए? जो बहरे हैं, मतलब जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है ना, उनके स्कूल में ही इनको पढ़ने भेजा जाए, मतलब जो डिसेबल लोग हैं वहाँ पे इनको पढ़ने के लिए अब भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। तो उनको ना, जो एवलिन ग्लैनी है ना, उनको एकदम सब कुछ ब्लैक लगा, उनको लगा कि उनकी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, अब उनके पास कोई भी रीज़न नहीं बचा है। ऐसा सा मतलब हो जाता है ना हमारी लाइफ में, सडनली कुछ ऐसा सा इंसिडेंट होता है कि हमें ना उसके बाद सब कुछ ख़त्म ख़त्म लगने लगता है, तो ऐसा ही उनको फील हुआ। एवलिन यहाँ पे कहती हैं, किससे कह रही हैं? ये ऑथर जो है ना इस स्टोरी के, उनसे कह रही हैं, क्योंकि वो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट टू इन म्यूज़िक। तो उन्होंने क्या डिटरमाइन किया, उन्होंने ऐसा डिटर्मिनेशन किया अपने अंदर कि उनको ना एक नॉर्मल लाइफ ही जीनी है, और उनको अपना इंटरेस्ट भी
परस्यू करना है, आगे चल के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में अपना ड्रीम परस्यू करना है, जो कि उनका इंटरेस्ट किस में था, म्यूज़िक में। अब देखिए ना आप कितना डिफ़िकल्ट है, वो एक अपोजिट चीज़ को परस्यू कर रहे हैं। म्यूज़िक बिना सुने बजाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने परस्यू करने का ही डिसाइड किया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो उन्होंने एक दिन क्या देखा, एक लड़की एक जाइलोफोन प्ले कर रही है। जाइलोफोन क्या है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रॉ ऑफ वुडन बार्स और डिफरेंट लेंथ। मतलब एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास बहुत सारी रॉ हैं जो किसकी है, वुडन, लकड़ी की बनी हुई रॉज हैं और उनकी डिफरेंट लेंथ होती है, ठीक है ना। तो वो एक लड़की को देखती हैं जो कि क्या कर रही है, जाइलोफोन को प्ले कर रही है। तो उन्होंने भी, उनकी भी इच्छा हुई और वो भी उसको प्ले करना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने ना उन्हें हमेशा डिस्करेज किया कि नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट है, एक परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं, पर्सन हु प्लेज ड्रम एंड तबला, मतलब एक म्यूजिशियन जो कि ड्रम को प्ले करते हैं, तबला और ईटीसी और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को भी प्ले करते हैं, जो कि कौन है, रॉन फॉब्स, ठीक है ना। उन्होंने उनके अंदर पोटेंशियल को नोटिस किया, किसके अंदर, एवलिन ग्लैनी के अंदर, और लोग उन्हें डिमोटिवेट करते थे, ठीक है ना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उनको सिखाना स्टार्ट किया। किसने, रॉन फॉब्स ने एवलिन ग्लैनी को सिखाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक परक्यूशनिस्ट थे, वो इन चीज़ों में जानते थे। तो मतलब वो टीचर थे, तो उन्होंने ना उनको सिखाना स्टार्ट किया। उन्होंने 2 ड्रम्स लिए, डिफरेंट नोट्स पे उनको सेट किया है ना। और फिर उन्होंने डिफरेंट नोट्स पे, ठीक है ना, उनको सेट करने के बाद वो उनसे क्या बोलते हैं, डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, ही वुड से, ठीक है, ट्राई टू सेंस इट विद अदर वे। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको ना अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो एवलिन, इनको ना किसी अदर वे से ना महसूस करने की और सुनने की कोशिश करो, सेंस करने की कोशिश करो, ये इसमें से जो ड्रम्स में से आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। सेज एवलिन सडनली, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the bass down। अब उन्होंने 2 नोट्स पे सेट किया था, एक की आवाज़ थोड़ी हायर थी, एक की थोड़ी लोअर थी। तो उन्होंने, एवलिन क्या कहती हैं यहाँ पे, जैसे ही उन्होंने अपने जो टीचर है, जो परक्यूशनिस्ट है, उनकी बात सुनी, जब उन्होंने कहा कि इनको कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इनको सेंस करने की कोशिश करो किसी और तरह से। तो एवलिन क्या कहती है, उनको थोड़ी देर बाद ही उनको सेंस होने लगा। क्या सेंस होने लगा, जो हायर ड्रम की आवाज़ है उनको ना अपनी वेस्ट मीन्स कमर से ऊपर वाले बॉडी के पार्ट्स में एकदम सेंस होने लगी, फील होने लगी। और जो लोअर ड्रम की आवाज़ है वो कमर से नीचे वाले पार्ट्स पे उन्हें एकदम सेंस होने लगी, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कहा के वेस्ट लोअर, one from west down, yes. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes different parts of her body। तो जो फॉर्ब्स है ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज को रिपीट किया और एवलिन ने क्या डिस्कवर कर लिया, जल्दी ही क्या उसे पता चल गया कि वो ना सेंस कर सकती हैं चीज़ों को। कैसे सेंस कर सकती हैं, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उनको म्यूज़िक की आवाज़ को वो सेंस कर सकती हैं। उनको ना कानों की ही ज़रूरत नहीं है उस म्यूज़िक को सुनने के लिए, उनके पास एक भगवान की दी हुई एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि वो उस चीज़ को ना सेंस कर सकती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, ठीक है ना। आगे क्या होता है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। मतलब वो कहती हैं कि मेरे को ना सीखना होता था कैसे, मेरे दिमाग को खोल के और अपनी बॉडी के पार्ट्स से, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने दिमाग से ही और अपनी बॉडी के पार्ट्स से ही, उस बॉडी से ही उस वाइब्रेशन को, उस साउंड को हमेशा सीखती थी और महसूस करती थी, ठीक है ना। रेस्ट सी वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और आगे उनका क्या रहा, 100% डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क। मतलब उन्होंने म्यूज़िक को कैसे सीखा, कान तो थे नहीं उनके पास, क्योंकि वो नहीं, कान तो थे मतलब वो सुन नहीं पाती थी। उन्होंने अपनी हियरिंग कैपेसिटी ना खो दी थी। कब खो दी थी, जब वो 11 साल की, तो टोटली डेफ हो चुकी थी। लेकिन उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, उनके अंदर एक हार्ड वर्किंग लड़की थी, उसकी वजह से और अपनी बॉडी के पार्ट्स की वजह से, जिससे कि वो वाइब्रेशंस फील कर करके म्यूज़िक को जीने लगी थी। वो मतलब म्यूज़िक को एकदम जीने लगी थी, म्यूज़िक में खो चुकी थी अपनी बॉडी के साथ और माइंड के साथ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, शी लुक्ड बैक, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस जगह से उन्होंने कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखा। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 साल की थी, तो यंग यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा मीन्स म्यूजिशियन का ग्रुप, उन सब के साथ वो यंग, मतलब अभी
एकदम यंग यूथ के साथ वो कहाँ, यंग यूथ ऑफ म्यूजिशियन के साथ वो कहाँ पे गई थी, कहाँ गई थी वो, यूनाइटेड किंगडम, यूके गई थी, ठीक है ना, जब वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उन्होंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि उनको म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाना है। शी ऑडियंस्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। तो उन्होंने वहाँ पे क्या दिया, ऑडिशन दिया, परफॉर्म किया, ठीक है ना, गेव द शॉर्ट परफॉर्मेंस सो द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ, ठीक है ना। तो ऑडिशन का मतलब यही होता है कि उन्होंने ना ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिससे कि वहाँ के डायरेक्टर वगैरह डिसाइड कर पाएंगे वो अच्छी हैं या नहीं। तो उन्होंने वो ऑडिशन दिया, वहाँ पे कहाँ पे दिया था, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में दिया था, और फिर ना उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन किए वहाँ पे, जो कि आज तक उस एकेडमी की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं था। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब जो ऑर्केस्ट्रल वर्क से ना वो धीमे धीमे करके सोलो परफॉर्मेंस पे मूव करने लगी, मतलब जो ग्रुप में काम करती थी, ग्रुप में म्यूजिशियन थी, ग्रुप में प्ले करती थी, अब वो अकेले करने लगी, सोलो मीन्स अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जो 3 साल का उनका कोर्स था वहाँ पे उस एकेडमी में, उस 3 साल के कोर्स को कंप्लीट होते होते उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी गेन कर लिए थे, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीत लिए थे, ठीक है ना। वो इतनी अच्छी हो गई थी म्यूज़िक में ड्यू जस्ट बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। मतलब इन सब चीज़ों के बाद भी अगर उनको कोई ऐसा कहता था ना कि वाह आपने इतना सब कर दिया, बहुत ज़्यादा उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता था, उनको ना बहुत ज़्यादा महान बनाता था ना, तो वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी। उन्होंने ना हमेशा ऐसा नहीं समझा कि हाँ मैं ही द बेस्ट हूँ, अपनी ऐसी अचीवमेंट्स के लिए ना हमेशा ऐसा नहीं समझा कि हाँ मैं ही द बेस्ट हूँ, वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रही। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो वो क्या कहती हैं कि अगर आप मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, तो आप डेफिनेटली उस जगह पे पहुँच जाते हैं, आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड। तो उन्होंने क्या किया, वो ना टॉप पे पहुंच चुकी थी। किस में टॉप पे पहुंच चुकी थी, मतलब मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट पॉपुलर जो म्यूजिशियन थे ना उनकी लिस्ट में भी वो सबसे ज़्यादा टॉप पे पहुंच चुकी थी उस टाइम पे, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग म्यूजिशियन थे उनकी लिस्ट में, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क। और अब उन्होंने ऐसा नहीं कि एक दो इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे, उन्होंने ना मास्टरी कर रखी थी, कुछ हज़ार मतलब सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट, हज़ारों म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने मास्टरी कर रखी थी, ठीक है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका क्या हो गया था, एक बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया था कि हाँ उनको बहुत सारा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस वगैरह देनी होती थी, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। इट इज़ इंट्रीग्यूनिंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ठीक है ना। मतलब ये ना थोड़ा हमारे लिए ना क्या हो जाता था, क्यूरियस हो जाता था कि देखना किसको, एवलिन के फंक्शंस को सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, मतलब वो ना इतना एफर्टलेसली कर रही हैं प्ले इंस्ट्रूमेंट्स को, इतनी एफर्टलेसली सारे अपने परफॉर्मेंस दे रही हैं, और जो जबकि वो सुन भी नहीं सकती हैं बिना सुने, क्योंकि वो फील कर सकती थी म्यूज़िक को, ठीक है ना। तो ये लोगों के लिए ना बहुत क्यूरोसिटी वाला काम हो गया था कि कैसे वो कर सकती हैं, ठीक है ना। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, ठीक है ना। वो कहती हैं, अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कहती हैं कि हमारे जो डिस्कशन था, हमारा जो इंटरव्यू था, वो कितने देर का चला, 2 घंटे के डिस्कशन में ना जो एवलिन है ना उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। जैसा मैंने सवाल पूछा उन्होंने सेम आंसर किया उसका, विदाउट एनी मतलब बिना रुके या बिना ऐसे हुए कि हाँ उन्होंने कोई वर्ड मिस कर दिया होगा। इस कदर उन्होंने ना अपने जीवन को ढाल दिया था ना, उन्होंने हमेशा ना ऐसे पश्चाताप नहीं किया कि ये हो गया अब मैं कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने ना उससे गिव अप नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़ने के रास्ते देखे और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले गई थी, कि वो बिना सुने भी नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल बातचीत कर पाती थी, एक भी वर्ड को बिना मिस करे, ठीक है ना। मैन विद बुशी बियर्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ट। अब वो क्या कहती हैं कि जो मैन है ना विद बुशी बियर्स, इनकी ना बहुत ज़्यादा घनी दाढ़ी होती है ना,
वो मेरे को ना थोड़ा सा ट्रबल करते हैं, ठीक है ना। उनको ना आंसर करने में, उनकी बातें समझ पाने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो ये कहते हुए हंसती हैं। कौन हंसती है? एवलिन, ठीक है ना। इट इज़, ये देखिए प्ले कर रही हैं, ठीक है। अब हम आप देखते हैं आगे क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, मतलब क्यों होता है ऐसा? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज, है ना। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लेट, ठीक है ना। वो कहती हैं कि मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनके जस्ट लिप्स को देखूँ ना, मेरे को उनका पूरा फेस नोटिस करना पड़ता है जब वो कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है, उनकी बातों को समझने के लिए। और स्पेशली आइज़ को, स्पेशली आँखों को देखना पड़ता है ना। उसके बाद ही मैं फ्लॉलेसली स्पीक कर पाती हूँ, ठीक है ना। अब वो क्या कहती हैं इस चीज़ को, विदा सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। अब वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, तो वहाँ की लिट मीन्स द वे ऑफ स्पीकिंग, वहाँ की भाषा में वो इस चीज़ को फ्लॉलेसली बोलती हैं, मतलब बिना रुके, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी मिस्टेक, किसी भी मिस्टेक के बिना नॉर्मली वो बोलती भी हैं और चीज़ों को समझती भी हैं, ठीक है ना। तो माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब वो क्या कहती हैं कि शी सेज़, हाँ, कि मेरी जो स्पीच है ना, मेरा जो बोलना है या मेरा सुन पाना है, मेरा लोगों की बातों को समझ पाना है, ये इसलिए क्लियर है क्योंकि मैंने ना 11 साल तक, मैं बचपन से ऐसी डेफ नहीं हूँ, मैंने 11 साल तक सुना है वर्ड्स को, मैंने 11 साल तक समझा है चीज़ों को, मैं सुन पाती थी, ठीक है ना। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन ये उनका जो कथन था, ये जो उनका कहना था, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि वो कैसे फ्रेंच को और बेसिक जैपनीज़ में भी उन्होंने मास्टर कर रखी है, कि कैसे उन्होंने फ्रेंच सीखी और बेसिक जैपनीज़, जो जैपनीज़ है उसमें भी उन्होंने मास्टर कर रखी है। मतलब ओवरऑल उनका जो था ना, जिस वजह से वो सुन पाती थी, समझ पाती थी सामने वाले की फीलिंग्स को, वर्ड्स को, जो वो कहना चाह रहा है विदाउट एनी फॉल्ट, किसी भी फॉल्ट के बिना, किसी मिस्टेक के, उसके पीछे बस एक रीज़न था कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। उन्होंने ना अपनी इस स्किल पे ना बहुत ज़्यादा काम किया था और इसको डेवलप किया था। और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने अपनी भाषा में ही मतलब महारत हासिल कर रखी थी या फिर म्यूज़िक में ही, उन्होंने फ्रेंच में और जैपनीज़ में भी मास्टर कर रखी थी, मतलब वो समझ रखी थी उसको, बेसिक जैपनीज़ को, ठीक है ना। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, ठीक है। आगे देखते हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब म्यूज़िक के लिए वो क्या कहती हैं कि वो तो मेरे पूरी बॉडी में ही है, मतलब मेरे हर बॉडी के पार्ट में वो है, मतलब हर बॉडी के पार्ट में म्यूज़िक ही बहता है, मेरी हर बॉडी के पार्ट में। वो ऐसा सा म्यूज़िक के लिए कहती हैं। इट टेंगल्स इन स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टेंगल्स मीन्स मतलब कुछ सेंसेशन सा फील होता है उन्हें जब भी वो म्यूज़िक प्ले करती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे को स्किन में, मेरी चीक बोन्स में, ये जो हमारी गालों के ऊपर जो बोन्स होती हैं, एंड माई हेयर्स, है ना, मेरे बालों तक में भी मेरे को ना सेंसेशन फील होता है म्यूज़िक का, मतलब वो मेरी पूरी बॉडी में फ्लो करता है म्यूज़िक, ठीक है। व्हेन शी प्लेज द जैलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। वो कहती हैं कि जब मैं जाइलोफोन प्ले करती हूँ ना, तो वो जो स्टिक्स है ना, वो मेरी फिंगर टिप्स से जाके मेरे को सेंसेशन फील होता है, वो साउंड ना मेरी फिंगर टिप्स से, उन स्टिक्स के थ्रू, उन फिंगर टिप्स से पास होके ना मेरे को साउंड का फील करवाती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। मतलब वो कहती हैं कि जब मैं ड्रम्स को बजाती हूँ ना, तो मेरे को ना ऐसा फील होता है कि एक साउंड ना पूरी बॉडी में फ़्लो हो रही है, एक सेंसेशन मेरी पूरी बॉडी में फ़्लो हो रहा है। मतलब वो पूरा सा ऐसा कहती है कि म्यूज़िक मेरी पूरी बॉडी में ही बहता है, ठीक है। जब मैं ज़ाइलोफ़ोन प्ले करती हूँ तो ऐसे हाथों से जाता है और फिंगर टिप से जाता है, और मैं अपनी चीक बोन्स पे, अपने हेयर्स तक में, अपनी पूरी बॉडी में उन सेंसेशन को फील कर पाती हूँ। ऑन वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। मतलब वो कहती हैं कि जब मैं बुलंद प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रही होती हूँ तो मैं अपने जूतों को उतार देती हूँ, जिससे कि जो वाइब्रेशन है ना, वो क्या हो पाए, पास कर पाए, मतलब जा पाए मेरे पैरों से लेके, नंगे पैरों, बेयर फीट से लेके अप टू हर लेग्स, पूरे लेग्स से होते हुए मेरी पूरी बॉडी में मैं उस आवाज़ को फील कर पाऊँ। इसलिए मैं अपने वहाँ पे जूते वगैरह रिमूव कर देती हूँ। मतलब समझ रहे हैं ना, वो सुन नहीं पाती हैं लेकिन अपने म्यूज़िक को, अपनी कला को वो अपनी पूरी बॉडी के थ्रू फील कर रही हैं, सेंस कर रही हैं, उनको ना सेंसेशन होती है पूरी बॉडी में, ठीक है ना। और बालों के थ्रू, फिंगर टिप्स के थ्रू, पैरों के थ्रू, मतलब पूरी बॉडी में ही सेंसेशन होती है जब भी वो प्ले करती हैं। वो म्यूज़िक को जी रही हैं वास्तव में, ठीक है। आगे देखते हैं।
नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, मतलब ये कोई ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि एवलिन जो है ना हमेशा ही अपनी जो ऑडियंस है ना उसको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, बहुत खुश करती हैं, उनको ना सेटिस्फाई करती हैं, एक मतलब पीस में ले जाती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद अ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलियोस्ट ऑफ ईयर अवार्ड, ठीक है ना। तो जो 1991 में उन्हें क्या दिया गया, एक फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया, उनको दिया गया, जो कि उनके सोलोइस्ट मतलब अकेले की परफॉर्मेंस के लिए उनको दिया गया। शेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, तो वहाँ पे जो मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं उन्होंने जेम्स ब्लेड्स, वो क्या कहते हैं, गॉड हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने इनकी हियरिंग कैपेसिटी तो ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन इनको क्या दिया है भगवान ने, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी ये बात पढ़ी थी, तो ये किसने कहा है, एक मास्टर परक्यूशनिस्ट ने कहा है, जो कि है जेम्स ब्लेड, के उनकी हियरिंग कैपेसिटी ले ली है पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको दिया है, ठीक है। वॉट सॉरी वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुन सकते हैं वो क्या कर सकती हैं, शी फील्स, वो उसको फील कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, हमसे ज़्यादा डीपली, जो हम फील नहीं कर सकते ना वो उस चीज़ को फील कर सकती है, हमसे ज़्यादा डीप फील कर सकती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, यही कारण है कि ये जो अपना म्यूज़िक है उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से एक्सप्रेस करती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करती हैं। किसने कहा है ये, जेम्स ब्लेड ने, जो कि एक मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, परक्यूशनिस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, जो लोग प्ले करते हैं ड्रम्स वगैरह को, म्यूजिशियन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एवलिन कॉन्फेंसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्क हॉलिक, एवलिन ना ये बात कन्फेंस करती हैं, ये बात मानती हैं कि वो ना कुछ समथिंग वर्क हॉलिक टाइप की लेडी हैं, मतलब वर्क हॉलिक मीन्स जो एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब उसको ना काम से रुकना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे हमारी अक्सर मम्मा होती हैं, उनको बोला जाए आज आपको रेस्ट करना है, लेकिन वो कोई ना कोई काम ढूंढती रहती हैं, उनको ना शांति से बैठना, फ्री होकर रेस्ट करने में ही दिक्कत होती है, तो ऐसी ही वो खुद को मानती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उनको बस काम ही चाहिए होता है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और उनको काम करना भी होता है और हार्डर करना होता है देन द क्लासिकल म्यूजिशियन, जो और म्यूजिशियन है उनसे ज़्यादा हार्डर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो सुन सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनको उस चीज़ को फील करना पड़ता है, तो इनको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्ड वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है, और ना इनको उसके लिए करेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, ये कहती हैं, लेकिन जो उसके मेरे इस हार्ड वर्क के जो रिवॉर्ड्स हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, जो मेरे को इसका रिजल्ट मिलता है ना वो बहुत बड़ा मिलता है, लोग मेरे को इतना पसंद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो उससे वो हमेशा खुश रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स जो उनको होते हैं, उनके इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसके बाद भी एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, जो एवलिन है ना वो फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं, कहाँ करती हैं वो फ्री कॉन्सर्ट्स ऑफ म्यूज़िक, हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में, जेल्स में और हॉस्पिटल में, जो कि फ्री करती हैं बिल्कुल वो। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो ना सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसको देती हैं, मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ उनके कॉन्सर्ट्स हैं तो वो उनको पैसा लेके करेंगी, वो करती हैं लेकिन फ्री करती हैं, पहली बात तो कहाँ, प्रिजन्स में एंड हॉस्पिटल्स में, और एक हाई प्रायोरिटी पे रखती हैं वो अपने बच्चों को, यंग म्यूजिशियन को, जो कि सीख रहे होते हैं, ठीक है ना, जो यंग होते हैं अभी वो जो सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड रिचलिन ऑफ द वेंथोवेन फंड फ्रॉम फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिचलिन है, जो कि क्या है, एक मतलब सोशल वर्कर हैं, वो ना फंड रेज करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं किनके लिए, जो डेफ चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, एन रिचलिन क्या कहते हैं, शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो ना एक बहुत ज़्यादा चमकती हुई, मतलब शाइनिंग इंस्पिरेशन है किसके लिए, डेफ चिल्ड्रंस के लिए, एक इंस्पिरेशन है किसके लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, जो डिसेबल हैं, ठीक है, सुनने में, या जो डिसेबिलिटी है जिन बच्चों को, उनके लिए ना बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है वो, ठीक है। दे सी
दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो बच्चे उन्हें देख के क्या सीखते हैं, ठीक है ना, हमेशा ऐसा सीखते हैं, उनको ना एक करेज आता है, करेजियस में रहते हैं वो, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम नहीं जा सकते। क्योंकि जब एवलिन कर सकती हैं, वो भी सुन नहीं पाती थी, जब वो म्यूज़िक फील्ड में जा सकती हैं, तो हमारे लिए भी अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम नहीं जा सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा इंस्पिरेशन बनी हुई है वो सब लोगों के लिए, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। एवलिन ग्लैनी has already accomplished more than most people twice her age। जो एवलिन ग्लैनी है ना, उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, जो कि उनके दुगनी एज के पीपल है ना, वो भी नहीं कर पाए होंगे कहीं ना कहीं। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो क्या, परक्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता होगा जिसको कि हमेशा ऑर्केस्ट्रा के पीछे रख के ही लोग प्ले करते होंगे, लेकिन वो उसको आगे लेके आई, ठीक है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी मूविंग, ठीक है ना। उन्होंने ये भी प्रूव किया कि वो भी मूव कर सकता है, ठीक है ना, वो भी मूव कर सकता है। शी हैज़, कौन, जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वाला, परक्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी मूव कर सकता है, ठीक है। शी हैज़ बीन गिविंग इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड। वो एक इंस्पिरेशन बनी हुई है, एक ना, एक लोगों के बीच में जो कि हैंडीकेप्ड हैं, जो कि किसी न किसी हैंडीकेप्ड पीपल हैं, जो कि किसी न किसी तरह से किसी भी तरह से मतलब नहीं है कैपेबल, नॉर्मल नहीं है, उन लोगों के लिए वो क्या बनी है, एक इंस्पिरेशन बनी हुई है, ठीक है। हु लुक एट हर एंड से, जो कि इनको देखते हैं, वो हैंडीकैप पीपल हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं, ठीक है ना, वो जो हैं वो इनको देखते हैं और उनके अंदर ना एक ऐसा सा विश्वास आ जाता है, ठीक है। इनके लिए इंस्पिरेशन है, एक विश्वास है उनके अंदर कि इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये कर सकती हैं देन आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। हमेशा जब लोग एवलिन को देखते हैं तो उनके अंदर ऐसा सा विश्वास रहता है कि हाँ, जब ये कर सकती हैं, ये भी डिसेबल थी, ये भी नहीं सुन सकती थी, इनके अंदर भी हियरिंग कैपेसिटी इनकी कम हुई थी, ये नहीं सुन पाती थी, डेफ थी, तो अब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा उनके अंदर मनोबल आ जाता है, ऐसा इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बनी हुई है। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबके लिए ही एकदम इंस्पिरेशन वाला काम करती हैं। हैंडीकैप के लिए तो कर ही रही है, लेकिन हम लोगों के लिए भी कर रही हैं। मतलब जब एक वो जो डिसेबल है वो कर सकती है, तो हम तो, भगवान ने हमें नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल दिया है, तो हम भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो इनॉर्मस प्लेजर देती हैं हमेशा, अपने एक बहुत बड़ा सा प्लेजर, मतलब बहुत बड़ी सी खुशी देती हैं मिलियन ऑफ पीपल्स को, मिलियन ऑफ फेसेस पे उनकी वजह से बहुत खुशी रहती है। ऐसा सा कौन लिखता है, डेबोरा काउली, जो इस पूरी स्टोरी की राइटर हैं, ऐसा सा लिखती हैं। तो हमें इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में ना हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। एक रास्ता बंद हुआ है, हमें दूसरा रास्ता देखना चाहिए। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज़ अ की टू सक्सेस। हमेशा डिटर्मिन्ड रहो अपने गोल्स के तरफ, हार्ड वर्क करो। एवलिन ये बात कहती भी हैं अपनी इस स्टोरी में, उन्होंने कहा भी है, आपने अभी देखा होगा, कि अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है, तो आप डेफिनेटली, और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक दिन उस चीज़ को अचीव कर ही लेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो और आपने इससे अपनी रियल लाइफ में भी कुछ सीखा हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।